नमस्कार। हमारे जितने भी दोस्त और साथी हैं जो 2026 के मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनसे मैं खासकर बात करने वाला हूं। बहुत सारे आपके ख्याल में ये आ रहा होगा कि मैंने जो भी अभी तक पढ़ा है क्या वही आएगा एग्ज़ाम में, और वो आ जाएगा तो क्या मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन, इस तरह के प्रॉब्लम हर विद्यार्थी के दिमाग में आ रहा होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। इस वीडियो के लास्ट तक बनकर देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके डाउट को यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि घबराना नहीं है, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ा देना है, कॉन्फिडेंस ले आना है। अगर आपके अंदर हेजिटेशन है, हेजिटेशन का मतलब कि भय हो जाना यानी डर हो जाना। हेजिटेशन से क्या होता है कि जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो कोई भी क्वेश्चन, अगर हमको क्वेश्चन का आंसर याद भी रहता है तो दे नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं लेने का, क्योंकि पहले से जो है, पहले एग्जाम जो हुआ करता था बहुत हार्ड लेवल का हुआ करता था, लेकिन अब का जो एग्जाम लिया जा रहा है उस सबसे पहले हर सब्जेक्ट का आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव लिया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप 50 में किसी ना किसी तरह से पासिंग मार्क्स तो किसी तरह लेकर चले ही आएंगे। तो घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, फेलुअर का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन पहले डाउट रहता था कि फेल हो जाना पड़ेगा, लेकिन अब रही बात कि पहले लोग फर्स्ट डिवीजन आ जाते थे तो बहुत अपने को गौरवान्वित समझते थे, बहुत वैल्यूएबल हो जाते थे। लेकिन अभी के डेट में अगर आप फर्स्ट डिवीजन भी आ जाएंगे तो आपके फैमिली वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके रिलेशन वाले सभी लोग पूछते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो उसके लिए तो आपको बहुत मार्क्स गेट करनी पड़ेगी। अब क्या पछताई होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कहने का मतलब समय बीत चुका है बाबू। अब करना क्या है, जो ये 15 दिन टाइम बचा हुआ है आपके पास, इस 15 दिन में आप कोई सिलेबस को पहाड़ नहीं टांग लोगे, सिलेबस को कबाड़ कर आप अपने दिमाग में नहीं घुसा सकते हो। अब ये 15 दिन तक अपना एक तकनीक चलेगा, टेक्निक चलेगा, जिसके द्वारा हम एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अगर मान लिया जाए कि आप मैथ में बैठे हो और मैथ के क्वेश्चन को हल कर रहे हो, मैथ में बैठे हो, मैथ के क्वेश्चन को हल करना है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि मैथ में कोई तुक्का नहीं चलता, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर केवल दे देने से मैथ सोल्व नहीं हो जाती। मैथ का आज तक किसी ने ऐसा नहीं है कि वो शॉर्टकट में कोई भी छाप दिया और आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है लिखित तौर पर ही चलती है। वहाँ पेपर में लिखा रहता है बाबू कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, लेकिन होता क्या है, अपने ही शब्दों में तो उत्तर देना ही होता है, लेकिन मैथ ऐसा विषय है जिसमें हम नहीं दे पाते हैं। कारण कि अगर हमको कैलकुलेशन आ रही है तो कैलकुलेशन के माध्यम से बहुत सारे मैथ बनाए जाते हैं, लेकिन जो मैथ जिनको समझे में नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है बाबू, कोई टैबलेट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, और न कोई तरीके हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्व करके आंसर ला सको। तो सोल्व वही लोग करते हैं जो पहले से ऑलरेडी सिलेबस को पकड़े हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं, बनाने के तरकीब जिनको मालूम है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका मैथ भी कंप्लीट है, लेकिन बहुत सारे डाउट ये हो रहा है कि भाई सोशल साइंस एसएसटी में आपको हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है और इकोनॉमिक्स भी आता है, उसके साथ साथ ज्योग्राफी भी आता है। ये 4 विषय आते हैं और 4 विषय में किस तरह का क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और उसके बाद साइंस में आपको क्या आ जाते हैं, साइंस में भी आ जाते हैं। साइंस में आपको आ जाता है फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आता है और बायो आता है ना। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायो, ये सब जो भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को रिलेट क्वेश्चन करना पड़ता है। क्वेश्चन के अगर आ जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, अगर प्रकाश का परावर्तन आपको आता है तो दोस्त यहाँ आपको बताना ये संभव नहीं है कि इसमें कोई शॉर्टकट तरीका अपना सके। हाँ, ये रही बात कि आप अपने तरीके से परावर्तन के नियम को बता सकते हैं, परावर्तन के, है ना, परावर्तन के आप डिफिनीशन को अपने तरीके से दे सकते हैं, लेकिन किताब में जिस तरह से दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना होगा। अब रही बात कि लिखा है कि प्रकाश के, जब प्रकाश
किसी वस्तु से निकलकर किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है और वहां से पुनः मुड़ जाती है, उस मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अब अपने तरीके से अगर याद नहीं है तो क्या होता है, डाउट सताता है कि प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन का मतलब होता है मुड़ जाना। जब प्रकाश किसी सतह पर पड़कर मुड़ता है, प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। ये एक अपना भाषा हो गया, प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। लेकिन सटीक वही जा रहा है फिजिक्स के माध्यम से, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। हम इस तरह के क्वेश्चन को अगर बायो में आ जाता है, श्वसन तंत्र के बारे में आ जाता है या जनन के बारे में आ जाता है, तो जनन की प्रक्रिया को अपनी भाषा में ढालकर लिख सकते हैं, श्वसन तंत्र को अपनी भाषा में ढालकर लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण को अपनी भाषा में ढालकर लिख सकते हैं। ये सब लिखने वाले जो चीज है अपने मन मुताबिक, लेकिन चैप्टर के अनुसार हम जब पढ़े रहते हैं तभी क्वेश्चन दे पाते हैं बाबू। उसके बाद अगर एसएसटी का बात करें, एसएसटी में आपको आता है क्या, आपको आ जाता है ज्योग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है। आपको ज्योग्राफी आ जाएगा, है ना, पॉल साइंस आ जाएगा, और आ जाता है इकोनॉमिक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, और यहाँ आ जाता है आपका हिस्ट्री आ जाता है। तो दोस्त अगर आपका इस तरह के क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए, आंसर के पीछे मत जाइए। ये 10 से 15 दिन आंसर के पीछे नहीं जाना है, क्वेश्चन के पीछे जाना है। अगर क्वेश्चन आपको याद रहेगा ना तो उसका आंसर पढ़िएगा तो क्वेश्चन पता चल जाएगा, आंसर पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन को डील करने के तरीके क्या होते हैं, आप दीर्घ उत्तरीय पर ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर ज्यादा फोकस करते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस पेपर पलटिएगा, प्रीवियस ईयर गाइड अगर आपके पास होगा तो उसको पलटेंगे तो उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो दीर्घ उत्तरीय में करीब 10 गो तो ऑब्जेक्टिव निकल जाता है और 2 गो 3 गो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर निकल कर आ जाता है। तो अगर हम दीर्घ उत्तरीय फोकस करते हैं तो लघु उत्तरीय देने के तरकीब भी मालूम हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी चैप्टर में अगर हम चले, हिस्ट्री के ही चैप्टर में चलें, तो पहले चैप्टर में अगर चलते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के बारे में अब आ जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद के बारे में पढ़िए, बहुत सारी चीज पढ़िए, उसमें दिया रहता है एक विचार है। राष्ट्रवाद क्या है, एक भावनाओं का संतुलन बनाना है देश के प्रति, देश के अंदर। इसमें आ जाता है बहुत सारे यूरोप के, है ना, जर्मनी, यूरोप महादेश में जो भी देशे हैं, इटली है, जर्मनी है, इस सब का एकीकरण आ जाता है। जर्मनी के एकीकरण की भूमिका के बारे में लिखे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका के बारे में लिखे, इटली के एकीकरण में है ना, मेजनी के एकीकरण भूमिका का लिखे। तो इस सब के बारे में अगर आता है तो आपको बहुत सारा कुछ नहीं करना है, इसके बारे में पढ़ना है, अपनी भाषा से लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि उस गाइड में इस तरह से लिख दिया, इस गाइड में इस तरह से लिख दिया तो डिफरेंस हो गया, नहीं। उसका कहने का मतलब एक ही होता है। अगर मेजनी ने हेल्प किया होगा तो उसमें भी मदद कहा होगा, है ना, यही कुछ तरकीब होते हैं। तो आपको अपने भाषा में अब ये रखिए कि हर दिन टारगेट मिस कर लीजिए कि 15 दिन के अंदर में हर दिन हमको 10 क्वेश्चन का आंसर, 5 क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग से लिखना है। अगर आज 10 दिन तक अपने दिमाग से लिखना शुरू कर दोगे ना बाबू, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको करीब जितना भी क्वेश्चन होगा उतने क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे, अन्यथा छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस दिन नर्वस हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कि हम क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे। तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लेवल अभी एनर्जी पैदा करके अपने घर पर कॉपी और पेन निकालकर उसको अभी लिखना है, क्वेश्चन का आंसर डील करना है। और मैथ को कभी नहीं छोड़िए, मैथ करीब 10 गो हर चैप्टर से 10 चैप्टर का टारगेट मिस कीजिए कि हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनाएं। तो 10 दूना 20, इस तरह से एक दिन में आप 20 क्वेश्चन बनाते हैं तो 10 चैप्टर कवर हो जाती है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये थोड़ी सी हमारी एक मिठास, एक नॉलेज आपके माइंड को थोड़ा रिफ्रेश किया होगा। नो हेजिटेशन, तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट में अपना प्यारा सा विचार जरूर दीजिएगा। मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।